नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट स्टैंडर्ड 5th में जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट में हमने असाइनमेंट नंबर 13 तक कंप्लीट किया था, विच वाज एडजेक्टिव। आज हम असाइनमेंट नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर जनरल इंग्लिश बुक एंड कम ऑन पेज नंबर 23। तो दिस इज़ अबाउट पंक्चुएशन। हमें यहाँ पे 4 टाइप के पंक्चुएशन दिए गए हैं, उसका यूज़ क्या क्या है और हम उसे कैसे यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज़ हम कब करेंगे? सो ईच सेंटेंस शुड बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। मतलब कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से ही करेंगे, कभी हम स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड इज़ all proper nouns and adjectives formed from them should begin with capital letters। सभी प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव और ये दोनों क्या चीज़ है वो हम ऑलरेडी आगे कर चुके हैं, तो आप ऑलरेडी पता ही होगा कि प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव क्या है। तो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे, मतलब उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा। हमें यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, दिल्ली, गोपाल, इंडिया, इंडियन, गांधी एंड गांधीयन एक्सेट्रा। And the third one is the pronoun I and the interjection O are always written in capital letter। pronoun I है, मतलब I मतलब मैं। जब भी हम मैं ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहें तो उसकी जगह हम I यूज़ करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल ही होगा, और इंटरजेक्शन O भी हमेशा कैपिटल ही होगा, वो तो आप सभी को पता ही है। नाउ सेकेंड पंक्चुएशन इज़ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, उसका यूज़ हम कब करेंगे? सो फर्स्ट इट इज़ यूज टू मार्क एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। कोई भी डिक्लेरेटिव या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, उसको हम एंड करने के लिए उसका एंड हम फुल स्टॉप से ही करेंगे। मतलब कोई भी सिंपल सेंटेंस हो उसका एंड हम फुल स्टॉप से ही करेंगे। देन सेकेंड वन इज़ इट इज़ यूज टू मार्क अब्रेविएशंस। फॉर एग्जाम्पल MA, GPO, MR। फॉर एग्जाम्पल मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसको हम MA शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ना, तभी हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। देन जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसको हम GPO बोलेंगे। फिर मिस्टर आप पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ MR करके फुल स्टॉप कर देंगे, तो ये हम मिस्टर ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो वैसे हम शॉर्ट फॉर्म बनाते समय भी फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। थर्ड पंक्चुएशन इज़ क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क। ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो एकदम ईजी है, वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क मतलब उद्गार चिन्ह। ऑल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड विथ एन एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जितने भी होंगे उसको हम एंड एक्सक्लामेशन मार्क से करेंगे। तो ये 4 पंक्चुएशन का यूज़ हमने देखा। So besides these are other marks of punctuation which will be deal with later। तो ये 4 हैं, हमें इसके अलावा भी बहुत सारे पंक्चुएशन हैं जो हम आगे के असाइनमेंट में करेंगे। तो ऐसा लास्ट लाइन हमको बताती है। तो अभी हमने उसका यूज़ तो देख लिया, अब उसका रियल में यूज़ कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया गया है। फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, पंक्चुएट द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। हमें यहाँ पे फर्स्ट वन दिया गया है, इसके ऊपर से हमें उन सभी के आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट, विल गोपाल विन द मैच एट पुणे। देखो फर्स्ट तो ये क्वेश्चन है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। एंड जो फर्स्ट लेटर है उसका वो स्मॉल है, तो उसको हम क्या कर देंगे? कैपिटल लेटर। अभी जो गोपाल है वो तो एक लड़के का नाम हुआ, तो वो नाउन हुआ, तो गोपाल का जी भी हम कैपिटल कर देंगे। तो इतने जो फेरफार है वो हम इस वाक्य में करेंगे। सो हमें यहाँ पे नीचे आंसर दिया गया है, विल गोपाल विन द मैच एट पुणे। तो ये फर्स्ट वन आपका हो गया। एंड द सेकेंड वन इज़ हाउ फास्ट अ लेपर्ड रन्स। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसका फर्स्ट लेटर हम क्या कर देंगे? कैपिटल। तो ये सेंटेंस भी हो गया, हाउ फास्ट अ लेपर्ड रन्स। तो इसी तरह आपको 10 सेंटेंस है जो कंप्लीट करने हैं, जिसकी PDF मैं आपको साथ में भेज दूंगी, फिर भी आपको अपने तरीके से भी ट्राई करना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर
20 on page number 30. Now assignment number 20 is question and answer. Question answer है लेकिन अलग फॉर्म में है. Let's see कैसे है. Exercise number 1. The sentence in list A are answer to 5 question given below in list B. हमें यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं लिस्ट A एंड लिस्ट B. तो फर्स्ट में लिस्ट A में हमें आंसर्स दिए गए हैं, लिस्ट B में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं. बट दीज आंसर्स आर रॉन्ग इन ऑर्डर. लेकिन ये जो आंसर्स है उनके सामने जो क्वेश्चन है वो उनके नहीं है, मतलब वो सही नहीं है, ऑर्डर में नहीं है. तो हमें क्या करना है, राइट देम आउट इन द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन. और हमें उनके जो आंसर्स हैं उनके क्वेश्चन उनके सामने लिखने हैं. सो इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो देम. हमें यहाँ पे जो नीचे स्पेस दिए गए हैं उसमें हमें क्वेश्चन के आंसर के क्वेश्चंस लिखने हैं. सो 3 हमें यहाँ पे दिए गए हैं एंड 2 हमें पीछे दिए गए हैं. तो इन 5 में से हमें आंसर्स देखने हैं और उनके सामने उनका क्वेश्चन कौन सा है वो हमें यहाँ पे लिखना है. सो फर्स्ट इज़ आई एम 10 years ओल्ड. तो अगर हम ये आंसर दें तो उसका क्वेश्चन क्या होगा कि आप कितने साल के हो, मतलब हाउ ओल्ड आर यू. तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. नाउ सेकेंड आंसर इज़ आई हैव 2 brothers एंड सिस्टर्स. अगर हम ये आंसर दे तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे तो नहीं है, हम पीछे देखेंगे. जो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, आपके कितने भाई बहन है, तो उसका आंसर क्या होगा कि मेरे 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर है. तो यहाँ पे सेकंड में हम लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया 5th वन वो. तो वैसे आपको ये सभी के क्वेश्चन ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. नाउ एक्सरसाइज नंबर 2. हियर आर 5 more आंसर्स. व्हाट क्वेश्चन आर आस्क्ड टू गेट दिस आंसर. हमें यहाँ पे 5 और आंसर्स दिए गए हैं. तो अगर हमें ये आंसर चाहिए तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना है. सो फर्स्ट आंसर इज़ आई एम 175 सेंटीमीटर टॉल. मैं 175 सेंटीमीटर टॉल हूँ. तो अगर हम ये आंसर देंगे तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, सो व्हाट इज़ योर हाइट. तो क्वेश्चन फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज़ योर हाइट. एंड द सेकेंड वन इज़ माई हॉबी इज़ पैरा सेलिंग. तो अगर हमें ये आंसर मिला तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा होगा, सो व्हाट इज़ योर हॉबी, मतलब आपकी हॉबी क्या है. तो उसका आंसर आएगा कि माई हॉबी इज़ पैरा सेलिंग. तो वैसे आपको 5th यहाँ पे कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट नंबर 20 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 23 on page number 35. The name of this assignment is opposite. Opposite मतलब विरुद्ध, विरोधार्थी शब्द. तो अगर हम इंग्लिश में कोई ऑपोजिट लिखे तो वो कैसे लिखते हैं, लेट्स लर्न. एक्सरसाइज नंबर 1. देयर आर दीज 3 लिस्ट A, B and C ऑफ एडजेक्टिव. हमें यहाँ पे 3 लिस्ट दिए गए हैं एडजेक्टिव के. पेयर देम ऑफ विथ देयर ऑपोजिट इन 3 लिस्ट A, B and C. और हमें यहाँ पे उनके आंसर्स दिए गए हैं, मतलब उनके ऑपोजिट दिए गए हैं जिसको हमें A, B और C के एडजेक्टिव है उसके साथ पेयर करना है, मतलब जोड़ बनानी है. तो फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. तो फर्स्ट हमें उन लोगों ने करके बताया है. तो हमें यहाँ पे 3 लिस्ट दिए गए हैं जिसमें हमें ऑपोजिट ऑलरेडी दिए गए हैं. तो ये A लिस्ट है, उन सभी के ऑपोजिट इस A लिस्ट में आएंगे. B लिस्ट है, उनके सभी के ऑपोजिट हमें यहाँ पे B लिस्ट में आएंगे और C वाले सभी यहाँ पे आएंगे. सो मैं ये हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. नाउ ये जो फर्स्ट है उसमें ऑपोजिट है रॉन्ग, बोल्ड, हैवी, स्ट्रॉन्ग, हाई एंड ब्राइट. तो उसे हमें यहाँ पे ए में एडजेक्टिव है वहाँ पे लिखना है. तो फर्स्ट इज़ टिमिड. तो उसका आंसर हमें ऑलरेडी दिया गया है, उसका अपोजिट क्या होगा, बोल्ड. सेकेंड वन इज़ डल. तो उसका अपोजिट होगा ब्राइट, जो कि हमें यहाँ पे ए में दिया गया है. राइट का रॉन्ग, वो भी ए में है. वीक का स्ट्रॉन्ग, वो भी यहाँ पे है. लो का हाई, वो भी यहाँ पे है. एंड लाइट का हैवी.
तो जैसे कि हमने देखा कि जो ए में एडजेक्टिव है उन सभी के आंसर्स इस ए में है, तो ऑब्वियस है कि बी में जो एडजेक्टिव है उनके आंसर सभी आपको बी में ही मिलेंगे, एंड सी में एडजेक्टिव है उनके सभी के आंसर्स आपको सी में मिलेंगे। तो वैसे आपको बी और सी आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड। हमें यहाँ पे एक वर्ड के अंडरलाइन किए हुआ दिया गया है, उसका ऑपोजिट हमें ब्लैंक में लिखना है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। फर्स्ट वन इज़ हियर ही इज़ वाइज बट हिज ब्रदर इज़ फुलिश। तो हमें यहाँ पे वाइज में अंडरलाइन दी गई है, तो हमें ब्लैंक में क्या लिखा, वाइज का ऑपोजिट मतलब फुलिश लिखा। सेकेंड वन इज़ सीता वॉज प्रिटी बट तारिका वॉज डैश, मतलब प्रीति के नीचे हमें लाइन दी गई है, तो प्रीति का जो ऑपोजिट हुआ वो प्लेन हुआ, तो यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल नहीं, यहाँ पे हम प्लेन लिखेंगे। तो इस ऐसे ऑपोजिट हमें लिखने हैं। थर्ड वन इज़ आई हेट पीपल हु ब्लो हॉट एंड डैश इन द सेम ब्रेथ। तो हमें यहाँ पे हॉट में अंडरलाइन दी गई है, तो हॉट का ऑपोजिट क्या होगा, कोल्ड, तो हमें ब्लैंक में क्या लिखना है, कोल्ड। फोर्थ वन इज़ ही वॉज टॉल एंड नॉट, तो हमें यहाँ पे टॉल में लाइन दी गई है, तो टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट, तो इस ब्लैंक पे हमें शॉर्ट लिखना है। फिफ्थ वन इज़ मैनी वेयर कॉल्ड बट डैश वेयर सिलेक्टेड। तो मैनी में हमें अंडरलाइन दी गई है, तो मैनी का ऑपोजिट क्या हुआ, सम, तो वैसे हमें यहाँ पे अंडरलाइन का ऑपोजिट हमें यहाँ पे लिखना है, तो मैनी का क्या हुआ, सम। तो वैसे ही आपको ये जो 15 सेंटेंस है वो कंप्लीट करने हैं। Now turn the page and come on page number 36, assignment number 24, which is comprehension. Comprehension मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके ऊपर से हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जो कि हमें पैराग्राफ में से ढूंढ के यहाँ में लिखने हैं। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें पैराग्राफ केयरफुली रीड करना है और उसके आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट हम पैराग्राफ समझ लेते हैं। लिंकन लव्ड द कॉमन पीपल बिकॉज दे वर पुअर, सिंपल एंड ऑनेस्ट। लिंकन नाम के एक पर्सन है जिनको कॉमन पीपल बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो पुअर, सिंपल और ऑनेस्ट होते हैं। ही लव्ड द नेग्रो स्लेव्स हु वर द पुअरेस्ट ऑफ देम ऑल। उनको कौन से ज़्यादा पसंद है, नेग्रो स्लेव्स, मतलब जो नेग्रो गुलाम होते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो उनमें से सबसे पुअरेस्ट होते हैं। As a young man, he had seen the miserable condition of these slaves in the houses of their white master. जब वो यंग थे तब उन्होंने ये जो नेग्रो स्लेव्स है उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति देखी है उनके वाइट मास्टर्स के घर पे। So I have seen them beaten, chained and kicked worse than animals. उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि उनको एनिमल से भी ख़राब कंडीशन में रखा जाता था। He said and I made up my mind that if ever I got a chance to hit this system, I would hit it hard. तो उन्होंने मन बना लिया था कि I made up my mind, मैंने मन बना लिया था कि अगर मुझे इस सिस्टम को हिट करने का चांस मिले तो मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हिट करूँगा, हार्डली हिट करूँगा। When he became president, he kept his promise. जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। He said there shall be no more slavery in the United States. उन्होंने कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट में गुलामी नहीं रहेगी। As I would not be a slave, so I would not be a master. मैं अगर गुलाम नहीं बन सकता तो मैं मास्टर भी नहीं बन सकता, ऐसा उन्होंने बोला। This is my idea of democracy. और यही मेरा डेमोक्रेसी का आइडिया है। तो इतना उन्होंने बोला। तो अब उस क्या हुआ, when the southern states refused to obey his order, जब भी ये ऑर्डर उन्होंने पास किया तो साउदर्न स्टेट है वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे, उन्होंने विरोध किया। देयर अरोज अ सिविल वॉर बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर मतलब क्या कि एक ही कंट्री के लोग अगर ऑपोजिट में आ जाए और वॉर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, सिविल वॉर। The North was finally victorious and the system was abolished once for all.
और इस सिविल वॉर में नॉर्थ वाले हैं वो जीत गए, और ये जो सिस्टम है स्लेवरी इज़ नो मोर इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो सभी के लिए और फॉर एवर के लिए मानी गई। तो हमें इस पैराग्राफ के ऊपर से हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट्स आंसर देम। फर्स्ट वन इज़ वाई डिड लिंकन लव द नेग्रो स्लेव्स। नेग्रो स्लेव्स को लिंकन क्यों बहुत ही पसंद करते थे? बिकॉज वो लोग पुअर है, सिंपल है और ऑनेस्ट है, और वो सभी में सभी से ज़्यादा पुअरेस्ट है। सेकेंड वन इज़ विच 3 एडजेक्टिव डिस्क्राइब फॉर द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए यहाँ पे हमें 3 एडजेक्टिव दिए गए हैं, वो कौन से हैं? सो पुअर, सिंपल एंड ऑनेस्ट। और एडजेक्टिव क्या है वो हम ऑलरेडी आगे कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब क्या वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ व्हाट हैड ही सीन एज अ यंग मैन। जब वो यंग थे उन्होंने क्या देखा था? जो जैसे उन्होंने हमें आगे बताया कि जब वो यंग थे तब उन्होंने ऐसी बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में इन नेग्रो स्लेव्स को देखा है कि जहाँ पे उनको एनिमल से भी बदतर स्थिति में रखा गया था। फोर्थ वन इज़ व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू इफ़ ही गॉट अ चांस। अगर उनको चांस मिले तो उन्होंने क्या करने का डिसाइड किया था? उन्होंने देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में कहा था कि इफ़ एवर आई गॉट अ चांस टू हिट दिस सिस्टम आई वुड हिट इट हार्ड। अगर मुझे कोई चांस मिले तो मैं उसको हिट करूँगा, वो भी हार्डली। फिफ्थ वन इज़ व्हाट डिड ही डू व्हेन ही बिकम अ प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और जो स्लेवरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में से निकालने की ऑर्डर की। सिक्स वन इज़ वाई वुड ही नॉट बी अ मास्टर। वो मास्टर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो अगर गुलाम नहीं है तो वो मास्टर भी नहीं बन सकते। सेवेंथ वन इज़ ही केप्ट हिज प्रॉमिस मीन्स उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। नाउ बी सिविल वॉर मीन्स, तो एज आई सेड के द war among the people of the same country. And the last one is the system was abolished once for all. Here once for all means सभी के लिए और हमेशा के लिए. It was abolished for ever. And last question is give a suitable title to this passage. तो मैंने तो ये टाइटल दिया है लिंकन एंड द कॉमन पीपल। तो आपको अगर कोई दूसरा टाइटल याद आए तो आप अपने तरीके से भी टाइटल दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वी आर कीपिंग अप टू दिस फॉर टुडे। नेक्स्ट असाइनमेंट हम कल करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन एनी टाइम कॉल मी और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So if you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.